हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे आज। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जनरली हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो जितने भी आपके अपैरेटस हैं या कहिए आजकल जितने भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आपके लाइट्स हो गए, हीटर, कूलर, एसी। बहुत सी ऐसी हमारी जो रेगुलर यूजेस की चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? हमारी इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो देखा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे? उस एनर्जी को या तो हम स्टोर करते हैं या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक। तो जब ये एनर्जी हमारी किसी एक प्लेस पे स्टोर की जाए, यानी मूव ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वहीं जब वो क्या किया जाए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र की जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड एट ए पॉइंट। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करें? हम एक पॉइंट पे स्टोर करें तो क्या होगा? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वही करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी is transferred from one point to another। ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली हम कहते क्या है? अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एंड इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit time through given area of क्रॉस सेक्शन। ठीक। गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इसके बेसिस पे मान लिया कहा जाए कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है डेल टी टाइम में, यानी करंट कितना हो जाएगा हमारा? आई विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन में ये अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को और हम क्या कह सकते हैं? एवरेज करंट। किसी टाइम इंटरवल में हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। वहीं किसी इंस्टेंट पे करंट को डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट अगर डिफाइन करना है तो इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पे करंट डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा? आई विल बी इक्वल टू लिमिट ये डेल टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 डेल क्यू बाई डेल टी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। यहीं से इसको रीअरेंज करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, यानी किसी भी इंस्टेंट पे क्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन आई डी टी। ये हमें क्या देगा? टोटल चार्ज। ठीक। तो इस तरह आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं अगर आपको करंट गिवन है तो। अब
मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, उसको समझते हैं। और करंट के फ्लो को समझना है तो हमने कहा मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस इंस्टेंट पर ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, थर्मल डिस्टर्बेंस की वजह से रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। ठीक, जिग ऑर्डर में मूव कर रहे होंगे। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जब किसी गैस को एक क्लोज कंटेनर में रख दीजिए तो जिसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, उस मोशन को हमने ब्राउनियन मोशन कहा। तो हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या क्लोज कंटेनर में रखे हुए हैं जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडम ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, क्या कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हमने इस मोशन को क्या कहा, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं इस इंस्टेंट पर। फिर हमने किया क्या, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया कंडक्टर के क्रॉस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सेटअप हो जाएगा। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। अब ये सारे के सारे क्या करेंगे, ई इंटू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस डायरेक्शन में। जिसकी वजह से क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना चालू करेंगे। ठीक, क्योंकि इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं तब चार्जेस क्या करेंगे, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फिक्स टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे यानी इससे क्या फ्लो करना चालू करेगा, करंट फ्लो करना चालू कर देगा। ठीक, इनिशियली जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तब भी आपके चार्जेस मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था, ये कुछ इस तरह से रैंडम ऑर्डर में मूव कर रहे थे कि गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास कर रहे थे वो क्या थे, जीरो। यानी एक्स चार्जेस इधर फ्लो करते थे तो एक्स चार्जेस इधर भी फ्लो कर जाते थे। तो नेट चार्ज क्या होता था, जो यहाँ से फ्लो कर रहा था वो जीरो होता था। पर जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, चार्जेस एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे करंट फ्लो करता हुआ दिखाई देने लगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर free electrons moves randomly in Brownian motion and this motion is due to thermal agitation. ठीक, when potential difference is applied, an electric field is set up in direction high potential to low potential, due to which free electron experiences
of force and move in direction opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या करने लगेंगे, डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगेंगे। तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर। करंट फ्लो को स्टडी करना है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है ड्रिफ्ट स्पीड। किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, वो स्पीड क्या होती है आपकी, ड्रिफ्ट स्पीड। अगर हमें ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए समझते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके। हमने क्या कहा, इनिशियली किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। ठीक, इन रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली नेबरिंग जितने भी एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनसे कोलाइड करते रहते हैं। ठीक, हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो क्या किया, एक फोर्स एक्सपीरियंस करना चालू किया एक फिक्स डायरेक्शन में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये मूव करना चालू करेगा, लेकिन ये इसके पास जो वेलोसिटी है जिससे रैंडम मूवमेंट कर रहा है, इसकी वजह से क्या करेगा, ये नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। अब समझिए, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इसके पास वेलोसिटी v है। ठीक, ये v है वेलोसिटी, यानी इसके पास मोमेंटम है। ये किसी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से या एटम से जब कोलाइड करेगा तो जितना मोमेंटम होगा, जिस मोमेंटम से ये कोलाइड करेगा, उतना ही इसके ऊपर क्या लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा। अब डिफरेंट इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यानी उतने हाई मोमेंटम से वो कोलाइड करेगा नेबरिंग एटम से, और जितने हाई मोमेंटम से कोलाइड करेगा, अपोजिंग फोर्स क्या होगा इसका, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि इधर मूव करना चाह रहा है ये कोलाइड के आगे जाके, तो फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू कोलिजन। तो हमेशा आपका जो अपोजिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम कहने कहा कि अपोजिंग फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम, और जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही हाई मोमेंटम के साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आके हमने यहाँ पे क्या रखा है, के रखा। तो अपोजिंग फोर्स विल बी इक्वल टू के इंटू वी, जहाँ के क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा यानी नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन चेंज करेगा यानी क्या चेंज कर जाएगा, के। ठीक, और ये डिपेंड करेगा इस मटेरियल के ऊपर। ठीक, तो के जो जनरली डिपेंड करता है किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक, ये के इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे v हमने एवरेज वेलोसिटी मान लिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा। कंटिन्यूसली ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से अपोजिंग फोर्स इधर लगेगा। हम लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स ड्यू टू electric force, it will continuously collide with neighbor electron or positive ions due to thermal agitation, which causes an
opposing force acting on it, ठीक। और ये अपोजिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेलोसिटी के, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा यानी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, उतने ज़्यादा मोमेंटम के साथ ये कोलाइड करेगा, यानी अपोजिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। अब किसी इंस्टेंट पर अगर इलेक्ट्रॉन का हमें एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे ए विल बी इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन, मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, यानी ई इंटू ई माइनस के वी डिवाइडेड बाई एम। तो किसी भी इंस्टेंट पर नेट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये हो रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी क्या कर रहा है इसका, इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच कर लेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। तो हम कहेंगे व्हेन terminal velocity is approached when terminal velocity is approached, तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा हमारा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल will become जीरो, ठीक। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E इंटू ई विल बी इक्वल टू के वी विच विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई के, ठीक। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी अप्रोच होगा इससे क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करेगा कंडक्टर के अंदर, और इसी को क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। Equation gives terminal velocity with which electron moves in the conductor this velocity will be termed as drift velocity। इसी को क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ई और के क्या है, कांस्टेंट है हमारा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट velocity will depends on external applied electric field, या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी डी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा न्यू इंटू ई, जहाँ न्यू क्या कहा जाता है हमारा, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, जो भी कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी क्या होगा, किसी मीडियम में मोबिलिटी डिफाइन करना हो तो मोबिलिटी एक्चुअली में डिफाइन करता है कितना ईजिली उस मीडियम में चार्ज फ्लो कर सकता है। तो मोबिलिटी क्या होगा, जितना ईजिली उस मीडियम में चार्ज फ्लो कर पाएगा वो उस मीडियम में क्या कहा जाएगा, मोबिलिटी, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं, mobility of an medium is defined as
ease with which charge flows in an medium। ठीक, गिवन मीडियम में कितने ईज से चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्या कहा जाता है, मोबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। अब यहाँ पे मोबिलिटी देखा जाए, मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है हमारा, तो हमने कहा क्या, न्यू विल बी इक्वल टू E बाई के। ठीक, अब क्योंकि E क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो चार्ज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन K क्या है हमारा मीडियम और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो मोबिलिटी भी किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम एंड टेम्परेचर पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोबिलिटी क्या आ जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा हमारा मोबिलिटी। अब टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है चार्जेस पे कंडक्टर के अंदर, तो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। हमने कहा कि जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी मीडियम में, कंडक्टर के अक्रॉस मान लीजिए, तो क्या करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना चालू करता है, बट थर्मल डिस्टर्बेंस भी होता है जिसकी वजह से क्या करता है, वो सराउंडिंग में कंटिन्यूसली कोलाइड करता है। तो कंटिन्यूसली कोलाइड करेगा जिसकी वजह से उसका मौसम क्या होगा, रैंडम होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका नंबर ऑफ कोलिजन्स, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन उतना ही ज़्यादा रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो एट किसी टेम्परेचर मान लीजिए T1 जो कि ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा थर्मल डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहा है। जितना ज़्यादा रैंडम मोशन उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन ये क्या होगा उसका पाथ, उतना ही ज़्यादा रैंडम होगा। लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर कुछ कम कर दिया। मान लीजिए टेम्परेचर हमने रिड्यूस किया, तो टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मल रैंडमनेस ऑफ मोशन जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन रिड्यूस कर जाएगा यानी पाथ क्या हो जाएगा इसका, कम रैंडम हो जाएगा। ठीक, तो हमने जब टेम्परेचर क्या किया, रिड्यूस कर दिया, T2 इज लेस देन T1, तो हमारा पाथ क्या हो गया, कम रैंडम हो गया। ठीक, यहीं पे एक ऐसा इंस्टेंट ले आए जिसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि अब पार्टिकल्स जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड ही नहीं कर रहा है, यानी इस पर कोई भी अपोजिंग फोर्स अब एक्ट ही नहीं कर रहा है। यानी ये पार्टिकल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका नियरली स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा। जब इतना ज़्यादा कम हो जाए कि फर्दर कोई भी कोलिजन ना हो, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करने लगे, तब जो ये आपका स्टेट अचीव होता है इसको हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट कहते हैं। क्योंकि अब कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी अपोजिशन नहीं ऑफर किया जाएगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजीली मूव करेंगे। ठीक, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। जितना ज़्यादा रैंडम मोशन उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन पाथ भी क्या होगा, उतना ज़्यादा रैंडम होगा। और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा अपोजिंग फोर्स भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन उतना ही ज़्यादा अपोज किया जाएगा। ठीक, तो इसको मॉडिफाई करना कैसे करेंगे, हम क्या कहेंगे, सबसे पहले
when a potential difference is applied electron will start move, but due to thermal agitation, electron will not move in straight line. क्यों होगा ऐसा? ड्यू टू कंटिन्यूअस रैंडम कोलिजन, रैंडमली क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ये कोलाइड कर रहा है ड्यूरिंग ड्रिफ्ट results in a zigzag path. ठीक, जैसा हमने यहाँ पे देखा ज़्यादा कोलिजन है, बहुत ज़्यादा जिगजैग पाथ है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ड्रॉ किया है अप्रोक्सीमेटली। अब क्या किया हमने, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, जैसा हमने यहाँ पे देखा। तो हम क्या कहेंगे, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड then due to less thermal agitation, collision rate also decreases. Collision rate also decreases and path of electron will be less random. ठीक, रेंडमनेस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते गए तो एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें कोई भी फर्दर कोलिजन नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। यानी when temperature is decreased to such low value that free electron stops colliding with each other, कोलाइड करना बंद कर दिया, यानी they do not experience any opposing force। ठीक, अब वो कोई भी अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड जीरो रेजिस्टेंस और सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विदाउट कोलिजन के मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो रेजिस्टेंस और सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ क्या करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है। ठीक,
अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है कंडक्टर का, तो हम क्या कह सकते हैं अगर इसको एक्सप्लेन करना हो? हाई टेम्परेचर causes more thermal agitation and random motion which causes high rate of collision and hence more opposing force. To the motion of electron leading to high resistance. तो ये रीजन होता है कि क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्टर्स के क्या इंक्रीज कर जाते हैं, आपके रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक, तो इस तरह हम टेम्परेचर का इफेक्ट दे सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर हमने बात की ड्रिफ्ट स्पीड, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, और हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका फर्दर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जैसे करंट डेंसिटी क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है।